सही बात है। 1 घंटे। हाय जी। Hi, Jaya. Hi Manish. Hi, am I Hi. audible? Yes, Jaya. Atul साथ में ही है. हाय जया। Okay. Hi Atul. Hi. और बाकी सब? Done very quickly. Okay. बाकी सब ज्वाइन कर रहे हैं? क्या बोला आपने? हाँ हाँ. करना चाहिए जया, जस्ट 1 मिनट वेट कर लेते हैं। प्रेम तो इधर ही आ रहा है. तुम्हारा Okay. प्रेम बोल रहा हूँ. अमित को कॉल कर लो। कर लेगा ठीक है। वैसे. कर लेगा वैसे तो। फिर मैं कर लेता हूँ. हम लोगों ने काफी दिन गैप हो गया। हाँ, आपने क्या किया था? हम लोगों ने डिसीजन ट्री को गो थ्रू किया पूरा, जो आपने बताया था, और उसके बाद हमने बेस थ्योरम पे भी काफी बैठ के स्टडी कर ली। बेस थ्योरम समझी हम लोगों ने। अच्छा। मनीष को तो आती ही थी। ओके। हाँ, हमें भी होपफुली समझ Okay. में आनी चाहिए। नेम बेस फर्दर देखना पड़ेगा, बट बेस थ्योरम तो समझ में आ ही रही है। प्रेम भी आई गया बस 1 मिनट में, और अमित ने ज्वाइन कर ठीक लिया। है। ठीक है। एक शेयर भी तो दिखा. बेस थ्योरम का आपने जो अभी स्टडी किया है वो मतलब कि मैथमेटिकल और उसका एक दो न्यूमेरिकल भी देख लिया है क्या? हाँ, हम लोगों ने देख लिया छोटा है. सा एक। हाँ ठीक है। हाँ, अमित ने शायद नहीं देखा है. अच्छा। अमित तुम बोलोगे तो हम लोग कल चलोगे ऑफिस अमित? अमित. हेलो मनीष. हाँ मनीष. क्या बोल रहे हैं? सॉरी. और जया पूछ रहे हैं कि आपने वो बेस थ्योरम आपने देखा, क्योंकि मैंने अतुल ने मैं चालू टेक मैं पढ़िए क्या? ये ले जाइए ना. प्रेम में दर्द नहीं करना है. तुम लोग बात बंद कर दिया क्या? प्रेम भी आ गया है, जया साथ में ही है. अजय. अच्छा ठीक है। हाय प्रेम। तो यार मैंने देखा तो बस थ्योरी देखा थोड़ा बहुत ऑनलाइन, बट नहीं हुआ मुझसे. तो क्वेश्चन क्विकली क्या है कि आज 2 मिनट समरी दे दीजिए जया, बाकी हम लोग इंटरनल आपस में डिस्कस कर लेंगे और कुछ ऐसा Okay. कॉम्प्लेक्स नहीं अमित कर लेगा. ठीक है ना अमित? अच्छा। हाँ कोई नहीं. तो आगे बढ़ना है क्या अभी? व्हाट्स द प्लान? मतलब और जो है, मतलब उस पर टाइम स्पेंड नहीं करते बहुत ज्यादा, मतलब फ्लो में. बहुत ज्यादा नहीं उसको, बट हाँ. थोड़ा सा लेके चलेंगे जिससे हमें ना वो पढ़ते टाइम बेस थ्योरम का, सॉरी बेस क्लासिफायर का न्यूमेरिकल करते टाइम प्रॉब्लम नहीं हो. ओके. ठीक है. बिल्कुल. बस मुझे 1 सेकंड दीजिए. हाँ कैसे करो? मनीष को वो चाहिए नहीं। हाँ ठीक है. वो प्रेम ऊपर भी है साथ में। ऐसे ना नीचे नीचे यहाँ पे. स्टैंड है ना, एक स्टैंड है तो हम्म, दरवाजे नहीं करते, दरवाजे नहीं खोलने लाइट कर चाहिए। प्रेम तो दिखा लगता है दिखा तो तुम ज़्यादा सुन रही हो ना, नहीं प्रेम तो दिनों हमारी दिनों हमारी नहीं हो कहीं. देखो पाल में तुम्हारे रखते हैं। okay, so let's start. Let me share my screen. तो पायलट वाला तो मैंने नहीं बताया था माइक्रोसॉफ्ट का, वो डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ से. ओके. और रेगुलराइजेशन वगैरह सब क्लियर हो गया था, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया. या नहीं, एक जस्ट उसमें फाइनल जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने किया बिफोर द रेगुलराइजेशन, उसमें बस एक था कि हमने उस एक मीटिंग में हमने डिस्कस किया था, सॉरी एक सेशन में, कि मीटिंग बोलने क्या रहते हैं, कि जो जब हम log 1 - x और वो सब करते हैं, है ना, लॉस फंक्शन निकाल. लॉस फंक्शन का, है ना, तो उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं जया, जो इतना एल्गोरिथम हमने देखा, जो कि
बिफोर दैट हमने हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है, यू नो, फॉर एनी लॉस फंक्शन, you know what I mean? The loss function is not the partial derivative of that equation. Loss function is the equation जो one log x and log 1 हेलो, minus x. आपकी साइड से मेरी साइड से कुछ इंटरनेट इशू हुआ था शायद। आपने क्या बोला मैं नहीं सुन पाया। ठीक है, वापस बोल एक बार क्विकली कर लेते दो। ओके, तो जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पार्शियल जो रेगुलराइजेशन से पहले जो एक इक्वेशन था ना कि log वाला log 1 minus x और वो वाला, है ना? अभी आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये नेव वाला कौन सा इक्वेशन? हाँ, यहाँ ओके, पर हाँ, जहाँ पे log 1 minus x और वाला हम लिखते हैं, ब्लैंक स्क्रीन इस टाइम जो अच्छा ब्लैंक स्क्रीन है, रीशेयर करती हूँ। नहीं आगे आगे आ गया, कलेक्ट मोर डाटा। ओके ओके, हाँ, कौन सी वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप? जहाँ पे fx में हमने बता दिया कि वो log ऑफ दैट है ना। वो तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हुआ, राइट? हाँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, तो वो स्लाइड में है नहीं, दूसरी स्लाइड में है। हाँ, फिर उसमें क्या इशू है बताइए, वो- जब तक मैं स्लाइड ओपन करती हूँ। हम लोगों को जो बेस्ट वैल्यू निकालनी है ना जया, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉस फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन बाय डी डब्ल्यू उसमें और डी। हम्म तो वो हमने हम्म डेरिवेटिव नहीं निकाला, वो हम लोग ये कह रहे हैं, आपने जो फाइनल जो फॉर्मूला बताया ना उसमें आपने लॉस फंक्शन को ही लिख दिया केवल। मतलब द लॉस फंक्शन इज जब log ये वाला जो इक्वेशन आ जाता है नहीं, ना। डेरिवेटिव निकाला था ना, डेरिवेटिव था ये आपने नहीं, शायद लास्ट टाइम पे भी कहा था। हाँ, हमने बात डिस्कस किया था, बट पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकलता है इस केस में। आपने नहीं निकाला, आपने तो भी जो फॉर्मूला ये दिखा है ना। ये अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, इसमें तो ये डेरिवेटिव का टर्म निकला हुआ है ना, ये लॉजिस्टिक का ही तो है। अब यहाँ पे जो FWB है, यहाँ पे सिग्मॉइड है, ठीक है, हम्म ठीक है। अब आगे चलते हैं, जब हम इसको log की फॉर्म में लेके जाते हैं, वहां पे नहीं नहीं, FWB। ये फाइनल समरी दिखा रही हूँ आपकी लास्ट में, आपको तो कहाँ आप बोल जाना रहे हो है? कि लॉग का जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का तो वो यही आएगा, आप ये कह रहे हो? हाँ हाँ, हमारा इस पे डिस्कशन हुआ था ना कि अपने को इसका डेरिवेटिव जो निकलेगा वो सेम ही आता है, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम ही होता है, e टू द पावर x ही होता है, और बाकी माइनस वगैरह वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कुल मिला के हमारा जो टर्म आता है ना वो ये वाला ही आता है, इसका डेरिवेटिव ये जो हम w वेक्टर लेके चल रहे हैं ना वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में, ये दोनों केस में डेरिवेटिव सेम ही होता है। यहाँ पर ये मिसिंग होता है बस, मतलब ये दोनों केसेस में सेम ही आता है। हम लोगों ने जस्ट लास्ट में अपनी यहाँ पर बात खत्म करी थी, तो वहां पे भी अपनी एक बात ये हुई थी कि इसका डेरिवेटिव सेम आता है। आ, या यहाँ पे नहीं, इसको हमने फाइनल लिख लिया था, फिर हमने एक ठीक है बार भैया। हाँ, ये यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर इसको डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था ना JWB, तो इस जगह हमारी ये भी डिस्कशन हुआ था। अभी भी मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ यस, जी शायद है। एनिमेशन है, नहीं एनिमेशन इसमें, बट हाँ इसको डेरिवेट करने के बाद में सेम टर्म आता है। ओके ठीक है, ठीक है हाँ जी, ऑल गुड। ठीक है। ओके। अभी ये वाली फिर रेगुलराइजेशन वाली में, फिर रेगुलराइजेशन का भी एक लैब था, वो भी हो गया आपका? हाँ वो कर लिया था हाँ, हमने। हमने कर लिया था। अच्छा ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेम बेस को करते हैं सॉल्व। और मैंने डिसीजन ट्री का आपको जो भेजा हुआ था, उसमें डिसीजन ट्री वाले में क्या क्या था, मुझे एक मिनट याद करने दीजिए। अच्छा, अपना वो वाला था डिसीजन ट्री का जो टास्क था, वो टास्क मैंने आपको सारे भेजे थे, तो आपने सारे ट्राई करे हैं या केवल डिसीजन ट्री का किया है? हमने 3 किए थे। हाँ, हमने 2-3 के साइकिल लर्न यूज किया था एक में, तो ठीक है, हाँ डिसीजन ट्री का, और या उसके देख लेते हैं। हाँ, हमने 2-1-2-3 के लिए 3 किए थे, सुन के 3 टास्क टास्क। 1 2 3 किए थे, ठीक है। उसमें टास्क 1 में तो बिल्कुल छोटा सा एक डेटा सेट लेते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट ले लेते बिल्कुल हैं, हाँ और हाँ। वो वाला था, ठीक है। उसमें डिसीजन ट्री का था, और एक में वो ग्राफविज करके एक लाइब्रेरी यूज हुई होगी हाँ, डिसीजन ट्री का विजुअलाइजेशन के लिए, कर लिया आपने था वो हमने। सेटअप कर ली थी? कर लिया था सेटअप हमने, डाउनलोड करके हाँ ग्रैब इंस्टॉल करके हाँ तो हाँ, क्रॉप कर। एग्जीक्यूटिबल्स वगैरह की आपने सेट हाँ, कर लिए थे पाथ। कर लिया। हाँ, अच्छा कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस उतना ही पूछना था। अच्छा चलते हैं नेव बेस पे। तो आपने क्या पढ़ा, थोड़ा सा बताएंगे जैसे मुझे सीड मिल जाए इसको स्टार्ट करने के लिए।
हमने बेस थ्योरम पढ़ी थी कि बेस थ्योरम कैसे किसी भी इवेंट के बेस पे हाइपोथेसिस की क्या प्रोबेबिलिटी है वो समझा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही हाँ, स्टार्ट ये करने में इक्वेशन, हाँ, ये इक्वेशन हमने समझी है, हाँ। ये इक्वेशन आपने समझ लिया है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये बेस थ्योरम एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमारी बेस थ्योरम डराइव होती है। ये भी आपने देखा क्या? वो ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला भी आपने देखा है? हाँ, पूरा देखा हमने। ठीक है, तो बेसिकली बाकी जिन्होंने नहीं देखा है डोंट वरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ा सा जल्दी चलेंगे इसको लेके। तो बेस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि अपने को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है अगर कोई इवेंट हैपन हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद में हमारी हाइपोथेसिस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड probability of finding the hypothesis when B has already occurred. B means if you have already an evidence, then what is the probability of the hypothesis? ठीक है, तो ये that is equals to P of B by A, PA upon PB. So इसमें से P B by A जो आपको दिख रहा है, ये हमारा likelihood, इसको हम likelihood बोलते हैं इस पूरे टर्म को। PA को बोलते हैं हम प्रायर प्रोबेबिलिटी और PB को बोलते हैं हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक बार आप साथ में हाईलाइट भी करते रहोगे। हाँ अच्छा नीचे ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ, ऑल ये गुड। नीचे लिखा हुआ है हाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है। लिखा हुआ है। सो हमें फाइंड आउट करनी होती है ये वाली, दिस इज आवर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। हमको पी ए बाई बी जिससे हम बोल रहे थे स्टार्ट में, वो हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है। तो हमें बस इतना थोड़ा सा फॉर्मूले को भी याद करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिसमें आप एविडेंस अगर आपका नीचे है तो हमारा एविडेंस यहाँ पर डिवाइड में जाएगा और पी ए मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा लिखते समय इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो बेस थ्योरम है वो हमारी डिराइव होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम थिंग, दिस इज योर posterior probability, that probability of occurring A is B is already happened, that is equals to probability of both the events happening together upon probability of happening B. ओके, तो इस वाली चीज से हम ये कैसे डराइव कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों फॉर्मूले लिखने होंगे। यहाँ पर आपने ये लिख रखा है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, मतलब जब ए बाई बी है। अगर हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं पी बी बाई ए, तो अभी भी न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, ये जो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला है वो आ जाएगा। तो वी विल राइट हियर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब हम ना ऊपर वाला न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो हम उसकी वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, आप उसको बी इंटरसेक्शन ए लिख लीजिए, फिर कम्यूटेटिव लॉ से हम फिर कहेंगे कि बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाले में तो आपका कम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा, तो दोनों वैल्यू सेम होती हैं, चाहे आप इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लीजिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए लीजिए। ये तो आप लोग को आइडिया है ही, राइट। ठीक है। ठीक है कि हमारे ए और बी हैं, अगर ये वेन डायग्राम से हम समझते हैं। यस। ठीक है, तो हमने इसलिए मतलब एक स्टेप बचा लिया यहाँ पे, वरना पहले फॉर्मूला में लिखते बी बाई ए, बी इंटरसेक्शन ए, और फिर है और अपना ये वाला टर्म जो है, इन दोनों टर्म्स को लेकर के इन दोनों को इक्वेट कर देना है दोनों इक्वेशन से। जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए बाई बी इंटू पी बी, और ये हो जाएगा पी बी बाई ए इंटू पी ए, राइट। जब आप इसको इक्वल करेंगे तो वहां से पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। जो पी बी होएगा वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। समझ में आ गया इससे ये कैसे डराइव हुआ यहाँ एवरीवन? ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेजर को यूज करते चलूंगी क्योंकि बहुत बाद में स्लाइड देखते हैं तो बड़ा खराब लगता है। ठीक है, तो ठीक, इसको बना रहने देते हैं। ओके, तो फाइन, तो हमें इससे मिल गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमें ये वाली बेस थ्योरम डिराइव हो गई। अब हम आते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। Like you are given a deck of cards, you have to find the probability of a card being king if you know that it is a face card.
तो इसको निकालने के लिए हम इस चीज को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्मिनोलॉजी में। तो उसको करने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम एक इवेंट मान लेते हैं, ए इज द इवेंट ऑफ अ गिवन कार्ड बीइंग अ फेस कार्ड एंड बी इज अ इवेंट ऑफ कार्ड बीइंग अ किंग। ये हमारी ए और बी दो इवेंट्स हो गई। इस तरीके से अब हम प्रोबेबिलिटी, अब हम जो हमें क्वेश्चन पूछा गया, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड बीइंग किंग इफ यू नो दैट इट इज अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड वाला जो है अपना वो डिवाइड में चला जाएगा और जो अपना जो किंग वाली प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर आ जाएगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालनी है। ठीक है, तो क्या कोई कैलकुलेट करेगा? फेस कार्ड कितने होते हैं? एक में 5 होते हैं ना? 4 और तो 4 इंटू 12 टोटल हो गए ना? तो 12 बाई 16 होते हैं टोटल। 16 बाई 52 ये हो गई प्रोबेबिलिटी पी इवेंट बीइंग फेस कार्ड की अलग निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये निकाल ये लीजिए, फिर ए और बी की P A हैपनिंग equal to टुगेदर निकाल दीजिए। P A equal to हो जाएगा फिर 16 by 52 PA is equals to 16 by 52. event Okay. of given card being a face card PB हो जाएगा नहीं दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी PB हो जाएगा being 12 PB निकालना नहीं है, PB नहीं निकालना है अपने को। PB 12 क्यों होते PB हैं? मत निकालिए, 3 होते एक हैं ना सेकेंड। करेंट कार्ड्स। PB मत निकालिए, हमें ये निकालना है ना, PA इंटरसेक्शन B, ये निकाल लीजिए। ये निकालना है अपने को। ये निकाल लेते हैं और ये इंटरसेक्शन ही अपने निकालना ठीक है। तो फेस हाँ, कार्ड जो ना दूसरी क्या है किंग तो किंग फेस कार्ड हो गया ना तो 4 हो गया 4 by 52 12 by 52 and 4 by 52 PA 12 by 52 होगा ये 16 तो वो अब जया बोल रही है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताओ। ओके तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि उसका फेस कार्ड भी होना है किंग भी होना है देयरफॉर 4 चांस 4 पत्ते हैं ना किंग के। किंग मतलब क्या होता है ए नहीं किंग मतलब के के तो 4 के हो सकते हैं ना। तो 4 by 52 हो जाएगा ना। पी ए इंटरसेक्शन बी 4 by 52 ठीक है। हाँ ये लिख दिया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों लिख लिए। अब ये वाला आपका PA निकाल लिया था। अच्छा, इन्होंने सारे निकालने हैं बट हम उससे भी निकाल सकते हैं जो हमने किए। ठीक है, वैसे तो इन्होंने सारे निकाल के बेस में डाले, कंडीशनल वाले में भी डालेंगे तब भी सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको डालने के बाद में अगर हमारी 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटी जो आप निकालने जा रहे थे, PB भी निकाला है जो आप पहले बोल रहे थे ना कि PB निकालते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे लगा उतनी जरूरत है नहीं, 2 निकाल के भी काम हो जाएगा। ठीक है, पर कोई नहीं, दोनों फॉर्मूले अपने पास, किसी में डाल लीजिए। तो अगर आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपका जो PB बाई A है वो निकल आएगा हमारे पास में। ठीक है, ये हमें निकालना है इस पर्टिकुलर थ्योरम में। तो हमने B बाई A को चाहे उस तरीके से निकालिए या इस तरीके से निकालिए। आपका फाइनल आंसर एक बार मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आ रहा है आपका? आपका ऊपर टर्म था 16 बाई क्या था, आपने लिखा था 16 बाई 52 और 4 बाई 52। तो ये तो आ जाएगा 1 बाई 4, बट कुछ गलती हो रही है इसमें, 12 होना चाहिए यहाँ पे, शायद PA की प्रोबेबिलिटी 12 बाई 52 होगी। ये अपने 12 फेस कार्ड होते हैं ना। या ठीक है क्यों होते हैं? हाँ ठीक है, 12 होते हैं। 12 क्यों होते हैं? जे क्यू किंग एक Three और times four ना। एक बेस में होता है। ओके तो मैं तो इसमें क्या हो गया? अच्छा मान नहीं रहा है भाई। मतलब कुत्ते बहुत निकले हैं। मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं। कितनी बातें बोलती है। तो 3 by 13 ठीक है, and तो हमारी जो ये प्रोबेबिलिटी आएगी ये 1 बाई 3 आएगी। ठीक है, तो अपने पास जो बेस थ्योरम के फॉर्मूला के बेस पे हमने इस सॉल्यूशन को निकाला। अब हम इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करने जा रहे हैं नेव बेस क्लासिफायर के लिए। ठीक है, तो नेव बेस क्लासिफायर के लिए हम क्या करते हैं कि नेव का मतलब, नेव बेस में क्या होता है, नेव का मतलब होता है कि हर एक एट्रीब्यूट जो है वो अपना इंडिपेंडेंट रोल प्ले करेगा टू फाइंड आउट द प्रेडिक्शन, टू गेट द प्रेडिक्शन। ठीक है, इंडिविजुअल रोल का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हम एक डेटा सेट लेते हैं। ओके,
we assume that the features in our input dataset are independent of each other, and in other words, each feature in the input dataset independently decides the target variable or class label and is not affected by other features, right? तो हम यहाँ पर नेव का मतलब ये बस इतना होता है कि उसका रोल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है हर फीचर का। जैसे हमारे x1 x2 यहाँ पर एक स्टेप्स ये हैं, पर वो डेटा सेट कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं कलर, लेग्स, हाइट, स्मेली। ये हमारा जो स्मेली है वो यस और नो है, और स्पीसीज में एम और एच है। एम क्या था? एम का मतलब क्या था? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। वाइट, लेग्स, हाइट, शॉर्ट। ओके फाइन, अब ये एम और एच मान के चलते हैं। क्या थे ये मैं भूल गई हूँ, अभी देख के बताती हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये वाला टारगेट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास ये 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन 4 एट्रीब्यूट्स का अपना इंडिविजुअल रोल होगा। ये इंडिपेंडेंटली टारगेट को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेंगे। सो नेव बेस का केवल इतना मतलब है। ठीक है, तो उसको हमें फाइंड आउट, अगर हमें नेव बेस्ड क्लासिफायर इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास लेबल इन द ट्रेनिंग डेटा सेट। नेक्स्ट वी कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एट्रीब्यूट। सो ये हमारा बस स्टेप है जहाँ पर हमें काफी कैलकुलेशन करनी है। वी कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा फॉर ईच क्लास लेबल गिवन इन द ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, मतलब हर एक एट्रीब्यूट के लिए हर एक क्लास लेबल का हमें कॉम्बिनेशन बना के उसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। And then we use the Bayes theorem and the calculated probabilities to predict the class label for new data point. Okay. तो ये अपना सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे। इसको करने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा ये जो डेटा सेट लिया है, इस डेटा सेट में हम यहाँ पर चलते हैं और वी हैव टू फाइंड आउट दिस कि to use the above data we need to identify the species of an entity with the following attributes. Color is equals to green है, legs 2 है, height tall है, smelly no है। तो x क्या प्रिडिक्ट करता है? वो कौन सी वाली क्लास में जाएगा? m वाली में जाएगा या h वाली में जाएगा? ठीक है, तो ये हमें निकालना है। इस तरीके के ही जो कंडीशनल बेस थ्योरम में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो इसमें हमने सब कुछ ले लिया, मतलब हर एक एट्रीब्यूट से एक एक चीज उठा ली है कि वो किस किस चीज में बिलोंग करता है। तो अब इसका आंसर क्या होएगा? इसको निकालने के लिए हमको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी होगी जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होंगी। ठीक है, कैसे? So to predict the class label for the above attribute set, we will first calculate the probability of species being m or h in total. तो जैसे कि अपने हमने डिसीजन ट्री के लिए एक टोटल एंट्रोपी निकाल ली थी, सेम वहां पर एंट्रोपी फॉर्मूला लगा दिया था माइनस पी आई लॉग पी आई। वैसे यहाँ पर हम अपना सिंपल जो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है, टोटल स्पीशीज हमारे पास 8 थी, उसमें से m है 4 और h है 4, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ओवरऑल निकाल ली है। ये हमने आगे की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए निकाली है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद में हम ये सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं। एक सेकेंड, इसमें कुछ एक ही लाइन में आ गई है एक्चुअली। मैं बता देती हूँ यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंस है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए कलर इज इक्वल्स टू व्हाइट स्पीशीज एम, फिर कलर इज इक्वल्स टू व्हाइट स्पीशीज एच। तो यहाँ पर एक लाइन में 2 निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक ये 2 है। कलर व्हाइट है, स्पीशीज एम है, कलर व्हाइट है, स्पीशीज एच है। फिर दूसरा हमारा हो गया कलर ग्रीन है, स्पीशीज एम है, कलर ग्रीन है तो स्पीशीज एच है। तो अपने पास जितनी कलर की वैल्यूज होंगी उसके लिए कितनी हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, वो निकालते हम जा रहे हैं। वैसे ही कलर लेग्स 2 है और स्पीशीज एम है, लेग्स 2 स्पीशीज एच, लेग्स 3 स्पीशीज एम, सो एंड सो ऑन। हमारे पास ऐसे जितनी भी कॉम्बिनेशन बन रहे थे उनको हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, ये एक हाइट बार टॉल डेटा और सेट शॉर्ट है। दिखाएंगे क्या? हाँ बस एक सेकेंड, वापस जाते हैं डेटा सेट पे। ये तो ये कलर के जितने थे उस कलर के लिए हमारे पास कलर और स्पीशीज, मतलब इंडिपेंडेंटली हम हर एक कॉलम और टारगेट कॉलम को लेके चल रहे हैं। फिर इस लेग्स को लिया, फिर स्पीशीज को लिया, हाइट को लिया, स्पीशीज को लिया, स्मेली और स्पीशीज। इन दोनों की कॉम्बिनेशन निकालने पर इनके साथ में प्रेडिक्शन वाले के साथ में। ठीक है, तो वो ठीक वापस है, कैलकुलेशन पे जाएंगे एक बार। हाँ, और पीछे जाऊँ या फिर आगे नहीं जाऊँ? नहीं, आगे आगे जो आप वो दिखा रहे थे ना कैलकुलेशन, हाँ हाँ,
the color being white, इस पे से white, तो हमें करना है probability of white being m equal to probability of M by W. m by w into m w divided by क्या था फॉर्मूला PM by mw m okay तो probability of m कितनी थी 0.5 थी probability of w कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 Correct. 5 by 8 काम करिए, इसका एक छोटा सा टेबल भी बना लीजिए, मतलब एक कॉपी पेन कोई एक बंदा ले लो, तो अगर हमारा कलर व्हाइट है तो MH, मतलब जो वो एक टेबल होती थी ना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वाली, याद है? इसमें टेबल में सब एक साथ आ जाता था, उस तरीके की अभी ये टेबल बात सिंपल एक कैलकुलेट करके देख रहे हैं हम लोग अच्छा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग m व्हाइट कितना हो जाएगा M being white 2. टोटल कितने 1 2 3 4 5 में से 2 तो 2/5 मैं वो वाला एट्रीब्यूट टेबल आपको डेटा सेट दिखा दूं तो आपको इजी हाँ रहेगा। डेटा सेट हमारे पास हमने स्नैपशॉट ले लिया डाटा शीट का तभी उससे करें। स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट लिया हो? हाँ हाँ वो उसके साथ अच्छा करें। ठीक है ठीक है ठीक है 0.5 आ रही है ठीक है चेक कर लिया हमने क्लिक लिखा दी ठीक है जया हाँ जी हो गया एक सेकेंड हाँ तो ये हो गए, ये सही है ना, ये निकाल लिए। एक टेबल हाँ। टेबल एक बना लीजिए, कलर अगर ये है तो वाइट ग्रीन एक साइड पे लिख लीजिए और स्पीशीज में M और H लिख लीजिए, मतलब कॉलम में, और रो में लिख लीजिए वाइट ग्रीन और उनकी वैल्यूज फिल कर लीजिए। ऐसे ही लेग्स के लिए, हाइट के लिए, स्मेली के लिए कुछ इस तरीके की टेबल दिखेंगे आपको। ये मार्जिनल के लिए हम बनाते थे टेबल, तो इस तरीके के टेबल से हमें फर्दर इजी हो जाता है सारी वैल्यूज को पुट करने में, राइट। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो गया हाँ जय हो गया ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर्मूला भी आ गया है। ओके प्लीज डोंट सी द फॉर्मूला मैंने हाइड नहीं कर पाई, बट बेसिकली आपको अब इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी लिखनी थी, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखना था कि हमें PM/X निकालनी है, ठीक है। तो X क्या है, X हमारी ये सारी वैल्यूज है, कलर ग्रीन, लेग्स 2, हाइट टॉल, स्मेली नो, ठीक। तो हमें निकालनी है probability of that the probability of X belonging to species M, उसके लिए हमारा probability कैसे आएगा, तो P species is equals to M into P of color green upon species M into P legs to species M। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, एक multiplication, मतलब जो हमारा बेस थ्योरम होता है, उस बेस थ्योरम में एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, वो इस स्लाइड में है नहीं, अच्छा रुकिए मैं एक स्लाइड से आपको बताती हूँ कि ये इनटू कैसे हो गए हैं। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग किया है ना, अलग किया है ना, हाँ इसी वजह से, ठीक है। बस यही लॉजिक है, ठीक है। तो फिर नहीं जाना है कहीं और पे, मैं इनको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर अभी तो दो ही हाँ वेरिएबल है A और B। अब मान लो अपने को करना है A की वैल्यू निकालनी है जो B और C दोनों है। तो क्या किया है कि ये फॉर्मूले के साथ में सेम C के साथ में इसको सेपरेट कर दिया है। तो TA डिवाइडेड बाय C बाय A बाय C है। तो ये
जैसे मान लो कि यहाँ पी बी सी निकालना था आप लोग को, तो ये ए के साथ निकला, सिमिलर ये पी सी के साथ में निकलेगा। दैट्स ऑल, वो किया। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ ये पे भी यही प्लस में है या मल्टीप्लिकेशन में है? मल्टीप्लिकेशन है, ये देखिए तो मल्टीप्लिकेशन जस्ट का एक सिंबल क्वेश्चन है कि सिग्मा जैसे नहीं है। मान y की वैल्यू एक ही बार मल्टीप्लाई हुई है ना, ठीक है। मतलब जो हमारा ये वाला टर्म होता था ना पी वाई बाई, हमें ये सारा कैपिटल एक्स निकालना था विद ऑल द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लिखते थे, पी वाई ऊपर चला जाता था इनटू, यही चीज पलट जाती थी, हमारा डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, ठीक है, उसी का चेंज हो जाता था, और अपॉन पी एक्स वन टू एक्स एन। तो हमने क्या किया है, नेव जो हमने एजम्पशन लिया है हर एक की इंडिपेंडेंट करिए, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया कि x1 हो या x2 हो, तो इन x1 से xn तक का इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हम ये कह रहे हैं x1 का y के साथ है, x2 का y के साथ है, x3 का y के साथ है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम इसको xi by y लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। और xi by y लिखने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को मल्टीप्लाई करके एक प्रोबेबिलिटी बार बाहर आ गया निकालते हैं। यहाँ पर y, और बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया। हाँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो हमने लिख दिया ठीक i इक्वल्स टू 1 to n p xi by y। तो बस ये ठीक वाला जो लॉजिक है ना, ये वाले लॉजिक को हमने वहां पर पूरा ओपन कर लिया है। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है ना प्रेम भाई? अमित, पता चला मैं सबके भी आपके। सबको आ गई बात समझ में ना? अमित चुप है आज। कोई नहीं, समझ गया मैं थोड़ा सा ध्यान कम है आज, बच्चे अच्छा परेशान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक चीज और भी कि हमने यहाँ पर नीचे वाला जो डिवाइड वाला साइन भी था ना, उसको भी हमने यहाँ पर हटाया है, कि हमने कह दिया है कि हमारा p1 x1 से लेके xn तक जो भी था वो कांस्टेंट है, मतलब ये सारे जो हमने हैं वो कांस्टेंट गिवन द इनपुट है, तो हम नीचे वाले को कांस्टेंट मान के इसको प्रोपोर्शनैलिटी में डाल दिया है, ठीक है। और इसको प्रोपोर्शनैलिटी में डालने के बाद में हम ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये y कैप इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट मैक्स y पी वाई, और ये मल्टीप्लायर ऑफ p xi by y और i इक्वल्स टू 1 to n, ये फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं टू फाइंड आउट दिस प्रेडिक्शन। एक क्वेश्चन है जया, जो आपने ये p नीचे वाली जो टर्म लिखी है ना, p ब्रैकेट में x1 to xn, और अगर x1 से x1 सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो दैट विल बी इक्वल टू px1 डॉट px2 अप टू pxn। सही है ना? ठीक है। ठीक है, तो ठीक, तो हम ये फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको ठीक। यूज करने के लिए हमने वो वाले में, रुकिए फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसका स्लाइड हटा के। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको पुरानी वाली स्लाइड दिख रही है क्या, जिसमें वो नहीं अभी मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है? नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं दिख रही। अभी भी अच्छा कुछ और दिख रहा होगा फिर, चलो ठीक। एक सेकंड, ये वाले अभी दिख रही है? हम्म, अभी स्लाइड शेयर पे भी, मतलब स्लाइड शो पे भी दिख रही है ना? हाँ दिख रही। ठीक है, तो बस हमने इतना किया, p स्पीशीज m इनटू कलर ग्रीन स्पीशीज m लेग्स टू स्पीशीज m हाइट टॉल अपॉन स्पीशीज m, सारे निकालने के बाद वो जो हमारी टेबल थी वहां से वैल्यूज उठा कर हमने बस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। तो हमारा अभी क्या है, p m बाई x हमने निकाला है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अपना जो दूसरा वाला था ना h बाई एक्स, वो भी निकालना है, और उसमें से जो हमारा मैक्सिमम आएगा, वो आर्गुमेंट मैक्सिमम वाली चीज थी ना, ऑर्गमैक्स जो हमने किया था, तो उसके लिए जो हमारा मैक्सिमम आएगा वही प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, वही हमारा प्रेडिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अभी दो ही वैल्यूज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, m और h। m की वैल्यू मतलब m बाई x अगर ये आई है तो h बाई x 1 माइनस नहीं होगा जय? नहीं नहीं, वाई एच बाई एक्स 1 माइनस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वो सारी प्रोबेबिलिटीज है ना, वो सब पे डिपेंडेंट है वो, मतलब हर एक पे इंडिपेंडेंटली है, पर है तो सब पे डिपेंडेंट ना। कलर ग्रीन अपॉन स्पीसीज एच, लेग्स टू अपॉन स्पीसीज एच, वो सारी चीज निकालनी पड़ेंगी, वो जो हमने पीछे टेबल बनाई थी। मतलब हम केवल एक कॉइन टॉस वाली इवेंट में ऐसा होता है कि अगर आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली तो ट्रेल की 1 माइनस हो जाती है, राइट।
उसमें और कोई हाँ। एट्रीब्यूट ही हमारे पास नहीं होता है। यहाँ बिल्कुल पर तो अपने पास इतने सारे एट्रीब्यूट्स है, तो उनका इंडिविजुअल इफेक्ट भी तो आएगा जो वो मल्टीप्लाई करके आएगा। ऐसे तो तो हम आप ये करेंगे तो कह हमारा तो आप ये हम लोग यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कलर ग्रीन है और लेग्स 2 है, हाइट टॉल है, नहीं ठीक तो है। उसके लिए तो हमारी टेबल में से वैल्यूज आएंगी ना, जो हमारी हाँ नहीं मेन नहीं ठीक टेबल है। थी। ठीक है हाँ ना? नहीं ठीक है। तो आप एक बार h by x निकाल के मुझे बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ h by x, जैसे m by x निकली है, सिमिलर स्टाइल में प्रोबेबिलिटी ऑफ h by x निकालनी है। बस आपको छोटा सा तो कैलकुलेशन लिखना h बाई x प्रोबेबिलिटी ऑफ h कितनी होगी 0.5 है। into probability of color green being is color green कलर ग्रीन एक नहीं एच वाली तो 2 ही है ना, नहीं 1 नहीं ग्रीन की 2 है ना, तो 2 और टोटल कितने हैं ये दो ग्रीन 3 वो है। वो टेबल से देखिए, टेबल में टेबल लिखी से थी ही सारी। देख रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है। 3 ग्रीन एच तो टोटल m की कितने हैं, टोटल है 4 नहीं नहीं, इस और वाले टेबल से नहीं, एक मैंने बीच में टेबल अच्छा का वो दूसरी वाली स्क्रीनशॉट लेने टेबल को से बोला। बोल रहे ओके यहाँ हाँ, से स्क्रीनशॉट जहाँ से लिया था ना, फिर से कैलकुलेट ग्रीन करने का क्या फायदा। ग्रीन h 0.25 आ गया ना, ठीक है हाँ 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 0.25 इंटू और फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेग 2 बीइंग m 0.25 नहीं, स्पीशीज h लीजिएगा। एच लेना अच्छा मैं सॉरी m पे कर रहा हूँ ओके एच पे 1 हो गया तो कहाँ पे लेग 2 H1 लेग टू h1 1 हो गया और इसमें कौन सा था ग्रीन ग्रीन h 0.25 अच्छा ये सही लिया था 1 और फिर क्या है टॉल तीन होगा। टॉल का कहाँ पर है वो तो मैंने निकाली नहीं इस वाली टेबल में आपने। अच्छा, वो मिसिंग है क्या? हाँ सॉरी, चलो वो वैसे निकालनी पहले पड़ेगी। हाँ, टॉल वैसे एम का ना टॉल एम का मैं निकाल लेता हूँ इसमें टॉल h का। टॉल एच का तो एच के 4 है और इसमें से टॉल कितना पे आया है 1 2 2 तो 0.5 हो गया हम्म इंटू और फिर लास्ट वाला है पी स्मेली स्मेली 0.75 ये हो जाएगा कैलकुलेटर लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। 0.5 into 0.25 into 0.5 into 0.75 होगा 0.25 होगा 0.75 होगा स्मेली नो एच ये वाला ऐसे ही बुक आ जाना है सामने ये आया 0.046 हाँ, तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? 0 पॉइंट और पहला वाला था 117, हाँ दूसरा वाला है दूसरा 0.046 दूसरा वाला ज्यादा है दूसरा वाला ज्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारा ये एक्स एट्रीब्यूट है, ये स्पीशीज एच को बिलोंग करेगा। ओके ओके ज्यादा अच्छी ठीक है, तो वो बात आर्गुमेंट मैक्सिमम का मतलब ये था। ठीक है, ठीक जिसका है वैल्यू हाई आएगा उसको बिलोंग करेगा। ओके ये तो तो प्योर मैथमेटिक्स ही है इसमें हम लोग वो एआई तो कुछ आई नहीं एआई भी तो बेस थ्योरम जो हमारी है वो पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो जितने भी हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे ही हैं। पीछे भी हमने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था वो उसमें कौन सी एआई थी? वो भी उसमें तो मैथमेटिक्स ही है सारा थोड़ी जेमेट्री था। कॉम्प्लेक्स थी ना तो फील आ रही थी इसमें तो उसमें लगा कि हाँ, आसानी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें जेमेट्री थी, पूरी जेमेट्री लगा लीजिए, कैलकुलस भी लगा लीजिए, आप थोड़ी सी लीनियर अलजेब्रा भी लगा लीजिए। सबसे जो भयंकर था ना, सबसे भयंकर वाला हम पढ़ लिए हैं। तो जो सबसे कठिन था वो हमने सबसे पहले पढ़ लिया है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और उसके साथ में रेगुलराइजेशन। अब जो है वो बस छोटे छोटे हैं, बट हैं। इनको भी, ये भी, इनका भी बड़ा अच्छा रोल होता है। ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो जो क्वेश्चन ये है कि किस केस में, अब मैं अगर मैं इसका क्वेश्चन पूछ के आंसर भी मैं ही दूंगा, बट आप बताना कि ये रीजनेबल है थिंकिंग के लिए। जैसे मैंने डिसीजन ट्री के टाइम पे बोला कि व्हेन शुड वी यूज द डिसीजन ट्री वेयर प्रोबब्ली वुड हैव ऑल द फीचर्स एज कैटेगरिकल फीचर्स। अब जहां पर अब ये वे वुड बी यूज प्रोबेबिलिस्टिक ने बेस, जहां पे प्रोबेबली हाँ मिक्स है, कैटेगरिकल भी है और
व्हाट यू कॉल दोनों है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल कैटेगरी मतलब कंटीन्यूअस भी है, कैटेगोरिकल भी कंटीन्यूअस है, भी है, कैटेगरी भी है, वहां पे प्रोबेबली नेम बेस्ड इज अ बेटर ज्यादा सुटेबल। सुटेबल होगा। और एक चीज और है, नेव बेस में ना ये जो हमने पढ़ा ये बेस थ्योरम जो बेसिक था उसके ऊपर था। अभी इसमें जो एक न्यूमेरिकल एक जो एक्सरसाइज आपके पास है ना उसमें गॉसियन नेव बेस यूज किया हुआ है। तो हमारा जीएनबी करके एक एसके लर्न में हमारे पास जीएनबी करके एक हमें मिलता है ऑप्शन वहां पे डालने का नेव बेस के साथ में। तो वो जो ऑप्शन है वहां पर ये मान के चलता है कि हमारा जो डेटा सेट है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ मैं एक मिनट दूसरी स्लाइड शेयर कर रही हूँ, तो आप एक मिनट वो वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो निकाल लीजिए, टास्क वाला। मैं वो वाली स्लाइड शेयर करती हूँ आपको, जो मैंने भेजे थे ना आपने डाउनलोड किए होंगे। रिमोट डेस्कटॉप तो मैं टास्क 2 1 2 3 उसमें कहीं होगा ये यस कोड टास्क 4 5 देखो ये गॉसियन नेम बेस यही है। ठीक है, मैं इसको इधर भी बताऊं। हाँ तो साइकिल क्लान का कौन सा? यही है जो खड़ा हुआ वाह, फोर्थ वाला ही। इसको बंद कर दूं या चाहिए? नहीं रहने तो इसको स्क्रॉल करो नीचे, हमने साइकिल क्लान का मेथड यूज किया ना वो जीएनबी वाला gnb.fit उल्टा हो गया, फ्लिप हो गया। किसी ने आपका जो दिमाग नहीं चल रहा था ना, अब आपका दौड़ रहा है हो गया। वो क्या रहा, कहाँ जाने क्या? गॉसियन नेम बेस है ना ये वाला, अब ये आप इधर आ जाओ। तो ये वाली इक्वेशन फॉलो करता है। p xi by मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ जी देखो। हाँ तो ये p xi by y जो है ना ये वाली इक्वेशन फॉलो करता है। फिर इस वाली इक्वेशन में हम xi by y का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे अभी हमने प्रोबेबिलिटी वाला डायरेक्टली निकाल लिया हर एक का अलग अलग, उसको निकालने के लिए हम ये गॉसियन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें उसका मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक मिनट टास्क रन करिए, यहाँ पर पता नहीं क्यों बच्चे रो रहे हैं, मैं एक मिनट देख के आती हूँ कुछ लड़ाई हुई है क्या। रन ऑन हाँ करो रन विदाउट डिकोडिंग सेकंड क्लिक करना हाँ आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? हाँ जया कर रहे हैं ओके तो तो जया हम वही डिस्कस कर रहे थे कि इसने 0th 50th एंड 100th सैंपल को टेस्ट डाटा बना लिया ठीक है मेन डाटा क्रिएट करके और फिर गॉसियन एनबी उसने मॉडल लिया नीचे उसका इसका यहाँ पर साइकिल का और उसने ट्रेन डाटा को फिट किया और वो टेस्ट डाटा के जो 3 सैंपल हैं उसको प्रेडिक्ट किया और नीचे 0 1 2 प्रेडिक्शन आ गया इसका क्या मतलब ट्रेन डेटा एंड ट्रेन टारगेट इसका मतलब? तो उसने ट्रेन डाटा जो हमारा ट्रेनिंग डाटा था ना ऊपर ये वाला आपने एक बार आइरिस वाला डेटा सेट विजुअलाइज कर लिया ना, इसमें आइरिस डेटा सेट का कंप्लीट आइरिस डेटा सेट में वो होता है ना सैंपल लेंथ पेटल विड्थ सैंपल विड्थ वो मैंने शायद स्पाइडर पे आपको एक दिन दिखाया था राइट? हाँ देखा हुआ है आइरिस डेटा सेट हाँ और फिर उसमें बस वो देखना होता है कि कौन सी फ्लावर कौन सी क्लास में बिलोंग करता है। नहीं भाई ये एक्सप्लेन कर दो क्विकली, ये ट्रेन डेटा और ट्रेन टारगेट दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रेन डेटा में
हाँ, ट्रेन डेटा में आपका केवल डेटा है और उनके इंडेक्सेस है। ट्रेन टारगेट में आपके पास में वो आ गया है कि जो सेटोसा वर्सिकलर वर्जीनी का उसमें टारगेट नाम से ही एक कॉलम है, तो वो कॉलम हमने अलग अलग करने पड़ेंगे ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए। XY अलग किया, ठीक है, ऑल गुड है। ट्रेन हाँ। टारगेट उसका Y है, लेबल Y लेवल, ठीक है, Category। ऑल गुड है। हाँ। और फिर अपन ने टेस्ट डेटा डाल के प्रेडिक्ट किया और जो आ गया हमें 0। मिल गया कि पहला जो 0th सैंपल है वो 0th कैटेगरी को बिलोंग करता है, 50th 1 को है, 100th सेकंड। सेकंड, ठीक ठीक है तो फिर। यहाँ पर बस हमने ना वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला फंक्शन नहीं यूज किया है। हाँ, उसमें तीन वो एंट्रीज रैंडमली को ही निकाले हैं। फिक्स करके रैंडम नहीं निकाला है, 0th 50th और 100th हाँ। एंट्रीज को ही उठा लिया है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि वो सॉर्टेड था ना, तो उसने उसने बीच में से निकाला ऐसे करके, वो हमने देखा था। हाँ हाँ हाँ, और इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा, इसके नेक्स्ट वाले टास्क में क्या है, एक मिनट, 5th वाले में जाएंगे आप। SVM है या ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, इसी का ही है ना, ये स्क्रॉल करिए। फिर नीचे करना, इसकी साइकिल कर लिया उसने, इसके बाद क्लासिफायर। ये KNN है, डिसीजन ट्री लिया है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर है ये। तीनों है, तीनों होंगे इसमें, तीनों की अच्छा, एक्यूरेसी तीनों है। कंपेयर करी होगी। तो आप ओके। जो बात बोल रहे थे ना, KNN है, हम्म। और उसके बाद में नेव बेस होगा, गॉसियन नेव बेस। अच्छा अच्छा, नीचे है ना। हाँ, कर दो रन करिए। अच्छा, यहाँ पे उसने पहले ये वो लिया, डिसीजन ट्री लिया, नीचे आओ, फिर वो लिया। हाँ, फिर गॉसियन भी ले लिया। ओके, फिर एक्यूरेसी Gaussian। ओके ओके। एक मिनट, अच्छा, एक रन नहीं हुआ है तू सर ना। हाँ, इसको रन करिए, अब पाइथन डिबगर सेलेक्ट करना होगा। ऊपर डिबगर सेलेक्ट करिए। पाइथन डिबगर सेलेक्ट करना, ये पाइथन डिबगर। हाँ सेलेक्ट सजेस्टेड, हाँ, कर लो। हाँ, यस यस कर लो। तो ये बार तीनों के रिजल्ट देख लेना, हाँ, तीनों के तो रिजल्ट। जया, अगर जैसे इसमें तो सैंपल वेट, पेटल लेंथ वगैरह है, तो डिसीजन ट्री के केस में वो न्यूमेरिकल डाटा को कैसे डालेगा? नहीं, डिसीजन ट्री ना, यहाँ पर जो आपका गिनी इंडेक्स वाला है ना, वो एज अ इम्प्योरिटी उठाता है। तो वो कहता है कि अगर, हाँ, कि अगर आपका डिसीजन नहीं, पेटल लेंथ इज लेस देन 6.5 है, तो वो नेक्स्ट दूसरी क्लास को चेक करेगा, ठीक है। दूसरे एट्रीब्यूट का कोई वैल्यू ले लेगा कि वो कितना, थ्रेशोल्ड टाइप सेट करता जाता है ट्री के लेवल में, और उसकी लेवल वाइज ट्रीज बनाता है। ओके, हाँ, तो ठीक है। इसमें किसकी एक्यूरेसी हाई आ रही है? डिसीजन ट्री की हाईएस्ट है, 0.97 डिसीजन 0.97 ट्री आई की। है। उन दोनों की सेम आई है, केएनएन की और जीएनबी की सेम आई है। सेम आई है ना। तो इसमें अगर आप ऊपर जाकर थोड़ा सा वेरिएशन देंगे इसके ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, तो आपको वो भी मिल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम SVM पे। तो एक एक क्वेश्चन है, अभी तक जो अपना टेस्ट डेटा वो सारा कैटेगरियल है, वो रेंज वाला नहीं है। नहीं, इस केस में कैटेगरिकल नहीं है ना, इसमें पेटल लेंथ, पेटल विड्थ थी, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ थी। अच्छा, वो फिर भी उसने उसको कैटेगरी में मैं डिवाइड। पूछना चाह रहा था कैसे, क्योंकि डिसीजन ट्री के केस में तो जब तक कैटेगरी, वो ट्री कैसे बनाएगा? 6.5। तो जया भाई बता रही थी कि उसमें जो ये यूज करता है डिसीजन ट्री, वो जीनी इंडेक्स यूज करता है। ओके, जो कि वो कैटेगरी उसको कर लेता है कि ग्रेटर देन 6.5 है तो मैं ऐसे क्लासिफाई करूंगा, वो उसको करता है। जीनी इंडेक्स जैसे भी काम करता है वो उस तरह से। तो पर अपन उसमें डिटेल में भी नहीं जा डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है जया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं क्लियर हो गया स्टॉप आप? शेयरिंग कर दूं? हाँ, स्टॉप शेयर कर दीजिए आप, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, थोड़ा इंट्यूशन ले लेते हैं हम SVM का। आज अगर नहीं भी हो पाएगा तो कल हो जाएगा ये कंप्लीट। तो SVM में बेसिकली ये क्या हुआ, okay. 3 ये कंप्लीट हो गए, ये हो गया, मिनट, कंफ्यूजन मैट्रिक नहीं, वो हम एक साथ ही पढ़ेंगे। हाँ, ये 3 हो गए, टास्क 5 हो गया, टास्क 6 में आपके कंफ्यूजन मैट्रिक है, टास्क 7 में होगा हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास SVM जो है, दैट इज अ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, वो सब ठीक है। बट सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या है कि ये ना जो यूज करता है, वो डिसीजन बाउंड्री निकालने के लिए, मान लेते हैं हमारे पास 2 क्लासेस है, जैसे कि आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का केस अभी यहाँ पर एग्जांपल को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने ये बोला था कि हम 2 ही क्लासेस थी, बाइनरी क्लासिफिकेशन था, तो हमने एक लाइन लिया था, राइट। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है, अगर 2 ही क्लासेस हैं तो लाइन ही रखेगा, लेकिन अगर जैसे ही 3 क्लासेस होंगी, वो हाइपर प्लेन के टर्म्स में बात करना शुरू कर देगा। तो हाइपर प्लेन हमारा जो होता है, वो बाउंड्री डिसाइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली
it is mostly used in a classification problem. In this algorithm, we plot each data item as a point in n-dimensional space, where n is the number of features you have, with the value of each feature being the value of particular coordinate. Then we perform classification by finding the hyperplane that differentiate the two classes very well. ठीक है, तो जैसे कि वहां पर अगर हमने एक ही एक एट्रीब्यूट लिया, जैसे कि साइज हो गया ट्यूमर का, और प्रेडिक्ट कर रहे हैं ट्यूमर मैलिग्नेंट है या बेनाइन है, तो बस एक ही एट्रीब्यूट है, साइज एक्स एक्सिस पे चला जाएगा और मैलिग्नेंट बेनाइन या जो भी कैटेगरी है वो हमारी वाई एक्सिस पे चली जाएगी, तो एक डिसीजन बाउंड्री बनेगी। लेकिन अगर दो फीचर है, जैसे कि साइज हो गया और मान लेते हैं एज हो गया पर्सन का, तो कुछ उस तरीके का एट्रीब्यूट है, तो हमारे x1 x2 तो xy में हो जाएंगे। हाँ, मतलब जहाँ पर y होता है उसको x2 बोलने लगेंगे, और हमारा जो फाइनल एट्रीब्यूट है कि वो मैलिग्नेंट है या बेनाइन है, वो z एक्सिस में चला जाएगा। तो जब वो z एक्सिस में चला जाएगा तो आपका जो फीचर स्पेस है वो 3D में आने लगेगा। तो उस केस में लाइन नहीं ड्रॉ होगी, उस केस में एक हाइपर प्लेन ड्रॉ होगा। वहां पर हमने क्या किया था, हमने वहां पर उसका प्रोजेक्शन ले लिया था और ये बोल दिया था कि y को हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया था, और बिनाइन वालों को जीरो से या ओवल से रिप्रेजेंट कर दिया था, राइट। तो जब हमारे मल्टीपल फीचर्स होते हैं, काफी सारे कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं, तब एसवीएम यूज होता है। इसके वेरिएंट्स में, अगर आपने रेडियल बेसिस फंक्शन सुना होगा, तो इसके वेरिएंट्स में आ जाता है आर बी एफ, रेडियल बेसिस कर्नल करके बोलते हैं उसको, वो इसके वेरिएंट्स में आ जाएगा। तो इसके हम ज्यादा मैथमेटिक्स जो है वो हम नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर इसका इंट्यूशन आज देख लेते हैं। तो ये किस जया, बेसिस हमने पे अभी तक जो हाँ, किया था क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, उसमें भी तो एक हाइपर प्लेन ही बनता हाँ, था। मतलब हर बार हमें जैसे जो लेवल है जो वो n+1 पे ही जाएगा, वैसे देखा जाए तो हमेशा। हाँ, हाँ, जब हमारे ज्यादा फीचर्स आएंगे ना, तब उधर पे भी हाइपर प्लेन ही बनाना पड़ेगा। हाँ, रियली करना पड़ेगा। तो मतलब मैं जस्ट समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। अम, इसमें जो आपका जो पूरा फंडामेंटल है ना, वो अलग है। वहां का फंडामेंटल अलग है, यहाँ पे फंडामेंटल अलग है। वहां पर हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो वो हाँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम जो लॉजिक यूज कर रहे थे वो दूसरे थे, ठीक है। यहाँ ओके, पर हम जो ठीक लॉजिक यूज करने वाले हैं वो दूसरे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो हम ये लाइन या हाइपर प्लेन, जिसको यहाँ पर देखिए लिखा है हाइपर प्लेन, और इक्वेशन लाइन की लिखी है, ठीक है। तो उस वाले बेसिस पे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। ठीक है। तो इसमें हम जो ये लाइन बनाते हैं, ये लाइन बनाने के लिए हम कुछ सपोर्ट वेक्टर्स को यूज करते हैं। अभी सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि इसके बीच में कई सारी लाइंस पॉसिबल हैं, तो मैं अभी प्लेन ही बोलती हूँ, उसकी टर्मिनोलॉजी में ही रहते हैं हम। तो इसमें कई सारे प्लेन्स पॉसिबल हैं, ये सारे हैं, तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला हमें चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स की हेल्प लेते हैं। सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं, सपोर्ट वेक्टर ये जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट्स होते हैं इन दोनों डेटा सेट के बीच में, जो सबसे ये क्लोजेस्ट आपकी पॉइंट होते हैं, उनको स्लाइड सपोर्ट चेंज वेक्टर्स नहीं हुई, बोलते हैं। सॉरी आपकी स्लाइड चेंज नहीं हुई है, अगर आप स्लाइड। अच्छा, हाँ, मैंने स्लाइड 3-4 चेंज कर दी। Okay, फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। अभी दिख रहा है? या हाँ, दिखा। हाँ, तो यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटीज थी, तो नाउ वी आर गोइंग टू चूज विच वन। तो इसके लिए हमने कोई एक लाइन डिसाइड करी, और ये देखेंगे कि हम जो हमारा पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट यहाँ नहीं, ठीक है, हाँ, ये वाला मुद्दे की बात है। तो SVM इज टू मेजरमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपरप्लेन एंड द क्लोजेस्ट सैंपल पॉइंट। तो ये जो प्लेन है उसकी दूरी इनसे बराबर होनी चाहिए, जो हमारा इंट्यूशन कह रहा है। तो उसके लिए हम इस डिस्टेंस को लगभग बराबर करके, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो हमारी लगभग बराबर होनी चाहिए, इधर से भी इधर से भी। तो हमारी कहाँ से बराबर होगी, क्लोजेस्ट वाले पॉइंट से बराबर होगी डिस्टेंस। इसको हम बोलेंगे हाइपर प्लेन। और ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, ओके। ठीक है। तो ये हमारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, जो ये प्लेन को डिसाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो बीच का डिस्टेंस होता है मार्जिन, तो ये हमारा जो मार्जिन है, अगर हमें ये
मैक्सिमम मिलेगा, मतलब इस इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करनी है और इसी चीज को मैक्सिमाइज करना है कि जो हमारी डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज हो जाए, या हम कह सकते हैं मार्जिन अगर हमारा जितना बड़ा होगा उतनी बेटर डिसीजन बाउंड्री हम उसके बीच में ड्रॉ कर पाएंगे। सही बात। ठीक है, ठीक बात। सो बस इतना ही मुद्दे की बात है इसमें, और इसकी मैथमेटिक्स काफी घनघोर है, वो स्लाइड में है नहीं, उसको मुझे एक जगह आई नीड टू पुट दैट टुगेदर एट वन स्लाइड, बहुत स्कैटर्ड पड़ी हुई है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही लेके जाऊंगी। ठीक है, आज तो इतना ही रखते उसमें हैं। आप उसमें ये भी बताओगे कि सपोर्ट वेक्टर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट वेक्टर्स कैसे आएंगे, फिर ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, फिर वो जो मैंने कर्नल डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद रेडियल बेसिस फंक्शन क्या होता है, मतलब उसकी काफी घनघोर मैथमेटिक्स है। फिर हम थोड़ा उसमें जाएंगे जितने अंदर तक हम जा सकते हैं, जहाँ देखेंगे कि अब ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, लेग्रांजे वगैरह आ जाएगी, तब वहाँ हम छोड़ देंगे, फिर हम मुद्दे की बात पे वापस आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ मतलब थोड़ा कैलकुलस अंदर जाके बढ़ती चली जाती है, तो वो उतना ज्यादा नहीं जाएंगे, एक पॉइंट पर ही जाएंगे हम, इंट्यूशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हुए फिर वापस आ जाएंगे। वो बहुत स्कैटर्ड मैथमेटिक्स पड़ी हुई है कहीं कहीं मेरे पास, तो मैं पुट टुगेदर कर लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस दिस। अच्छा, कल आप लोग फ्री हैं? कल क्लास कर रख सकते हैं या फिर मंडे को होगी? नहीं, कर लेते हैं जी, हम थोड़ा आई थिंक पूरा वीक निकल गया है तो। हाँ ठीक है, तो कल रखते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत मतलब मशीन लर्निंग को समझने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे कि अभी हमें वहां पर क्लासिफायर मिल गया था गॉसियन नेम बेस करके, वैसे sklearn हमें एसवीएम भी दे देता है, एसवीसी करके होता है वहाँ पे, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो एसवीसी को हम डाल देते हैं और उसको बस वो हमें प्रेडिक्ट करके बता देता है, तो उसमें बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है मशीन लर्निंग लगाना, लेकिन ठीक उसको है, समझना, इंट्यूशन थोड़ी बड़ी चीज है। तो आप टास्क 7 जो है ना वो रन कर लीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है। जय, एक रिक्वेस्ट है, अभी आप 5-10 मिनट के लिए क्विकली टाइम सीरीज पे ओवरव्यू दे सकते हैं क्या? टाइम सीरीज, हाँ हाँ। बताइए, आपके पास कोई डेटा सेट पड़ा है तो मैं बता दूं। नहीं, नहीं है, हमें बस थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए, बाकी हम लोग पढ़ के करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसमें ऑफ कोर्स टाइम सीरीज में एक्स एक्सिस पे डेट आ जाता है, बट व्हाट एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स लीनियर रिग्रेशन से डिफरेंट तो है, बिकॉज यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग हमें प्रेडिक्ट करना है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द एसेंस देयर, और क्या कोई डिफरेंस क्या है एसेंशियली लीनियर से? लीनियर से क्या डिफरेंस है टाइम सीरीज में? ओके, एक बार मैं सोच लूं। टाइम सीरीज में हाँ। आपके पास में एक्चुअली बहुत सारे बैचेस टाइप के बन जाते हैं यहाँ पर, डेट को भी हम ना, आपके पास घंटों का डेटा है या दिनों का है? मान लो कि दोनों ही है, घंटों का भी है, अगर मैं टिपिकल शेयर मार्केट की बात करूं तो हाँ हाँ सेकंड्स का भी है, मिनट्स का भी है, घंटे का भी है, और हाँ, डेज का भी है, लेट्स से वही ऐसा बात है। है। तो यहाँ पे ना जो डेटा है ना आपके पास, वो मिनट सेकंड्स का हो जाता है, और उस पे मैंने देखा है इसको, मेरे फेलो पीएचडी वालों को काम करते हुए इस पे, बट किया नहीं है, तो इसीलिए। मतलब जस्ट थोड़ा सा आप बता देना, मतलब हम लोग नहीं करेंगे पूरा डिटेल में जाना, मे भी 5-10 मिनट का क्विक की बाद में हम लोग खुद ट्राई करना चाह रहे हैं उसको, अच्छा, क्योंकि तो एक टाइम। काम करते हैं, मैं इसको सोच के ना थोड़ा सा समझ के आपको कल ही बताती हूँ, पहले फर्स्ट यही डिस्कस कर लेंगे टाइम सीरीज का, फिर एसवीएम रख लेंगे। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत डिटेल में जाना है कि पूरी समझ लो, नहीं जस्ट ये डिटेल में नहीं, थोड़ा लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बन जाए। इंट्यूशन, हाँ इंट्यूशन हाँ किस जी। डायरेक्शन में लेके जाएगा ना, हाँ वो मैं बस आपको बता दूंगी। ठीक है, ठीक है क्या? तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा उसको स्टडी करना पड़ेगा अपने तरह से, तब मैं आपको आगे तक मैं देख पाऊंगी, तब आपको बता पाऊंगी उतने स्टेप्स भी, है ना? क्योंकि मैंने डेटा सेट प्रिपेयर करते हुए अपने साथ वालों को देखा है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो उनका पीएचडी वर्क था तो वो कोई बात डिस्क्लोज नहीं, मैं करते तो नहीं थे। टाइम सीरीज आप मंडे को बता दो, ऐसे कोई हमें कोई अर्जेंट नहीं है कि कल ही करना है, अच्छा तो अच्छा, आपकी जो केस स्टडीज थी, तो सब आपकी नेटवर्किंग वाली मुझे केस स्टडीज रखनी है ना, तो आगे मैं कुछ क्वेश्चंस और केस स्टडीज निकालती हूँ जो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो और उस पे आप उनके फीचर्स हो। तो आप लोग किन किन एट्रीब्यूट्स पे काम करते हैं, मुझे थोड़ा और आइडिया देंगे? आपका डेटा सेट दिखता कैसा है, उसमें कौन से फीचर्स होते हैं और आपको क्या प्रेडिक्ट करना होता है? अमित बताओगे तुम? यार मैं ना कार में ड्राइव कर रहा हूँ, ज्यादा अच्छा बोल चलो ठीक है, छोड़ दो। हाँ ओके जया, अगर नेटवर्क्स की बात करें ना, तो जैसे आउटेजेस की बात करें कि नेटवर्क के अंदर क्या पैरामीटर्स चेंज होने पे आउटेज आ गया। मैं एक मिनट लिखती जाती हूँ। बेसिकली आप हमें थोड़ा टाइम दो, हमने टेल्स्ट्रा में एटलीस्ट कुछ ना मशीन लर्निंग के यूज केसेस इंप्लीमेंट किए हैं ऑलरेडी,
हमारी कंपनी अच्छा। का ब्रॉडकास्ट आया था कि हमने सक्सेसफुली कई मतलब मैं अपने टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो वो मैं उनको आई विल लुक एट दैट कि हमने क्या करा है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ कि यूज केस क्या है। तो उसमें जैसे मान लो कि यूजर लॉगिन करता है, अभी उसने लॉगिन किया यूएसए से, और 10 सेकेंड्स बाद सेम यूजर ने लॉगिन किया इंडिया से, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई कि मोस्ट लाइकली पासवर्ड कहीं पे शेयर हो रहा है, है ना। तो ये एक यूज केस हो गया जो डिटेक्शन मैकेनिज्म लगाते हैं हम लोग, कि बोलते हैं कि पासवर्ड शेयरिंग को रोकने के लिए विद इन 10 सेकेंड्स जियो लोकेशन चेंज नहीं हो सकती। तो तो वो एक ये डिटेक्शन तो बेसिक लॉजिक से ही हैंडल हो जाएगा, इसके लिए मशीन नहीं, लर्निंग ये किसी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसमें चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती है कि अभी लेट्स से कि एक एक पैटर्न है यूजर का कि वो पहले कोई भी यूजर आके अपने हर बार आके रूट के अंदर लॉगिन नहीं करता, पर एक पर्टिकुलर यूजर आया, वो पहले तो इंडिया की वजह यूएस से लॉगिन हुआ, प्लस उसने रूट लॉगिन किया और उन फाइल्स को एक्सेस किया जो कभी कोई एक्सेस करता नहीं है, जैसे सिस्टम फाइल्स है। तो ठीक है। इससे एक पैटर्न बनता है कि ये एक काइंड ऑफ नेटवर्क में अटैक हो रहा है, malicious या एक्टिविटी। हाँ मेलिशियस एक्टिविटी हो रही है, या कोई यूजर जो है वो एट ए सेम टाइम पे 10 नए सर्वर्स के साथ कॉन्करेंट कनेक्शन बना रहा है। तो ऐसे करके मतलब बहुत से हैं, मतलब इस तो तरह आपके का पास हमारे वो सर्वर का लॉग हो जाता है, राइट? लॉग्स आ जाते हैं। कनेक्शन बना रहे हैं तो वो हाँ सर्वर का लॉग हो गया, वो आपका डेटा हो गया जिसमें आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह होंगी और जो भी चीजें हैं, बिल्कुल, हाँ मतलब हाँ पोर्ट नंबर्स होंगे और क्या क्या फाइल पाथ पे वो गया, इस तरीके के आपके बिल्कुल एट्रीब्यूट्स आ एग्जैक्टली। जाएंगे, तो राइट? जब भी कोई सर्वर पे एक्टिविटी करता है ना, तो उसके लॉग्स जनरेट होते हैं। तो सर्वर मशीन्स पे एक आर सिसलॉग करके प्रोसेस चल रहा होता है, वो सारे ये लॉग्स कलेक्ट करता है कि यूजर एक्टिविटी क्या कर रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि एक एक सर्वर जो है दिन का ट्रिलियंस ऑफ लॉग्स जनरेट कर लेते हैं। अब उनमें से ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा यूजर मेलिशियस एक्टिविटी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं, लॉजिक्स के मतलब ऊपर डिपेंड। अगर हम ये लॉजिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ठीक है, आपके पास ट्रिलियन डेटा है, बट डेटा में जो हमारे पास रोज हैं और सॉरी जो रोज तो ट्रिलियन हो गए, कॉलम्स में बेसिकली आपका टारगेट वेरिएबल है वो मलिशियस और नॉट ही फाइंड आउट करना है, हाँ बाइनरी बिल्कुल बिल्कुल, क्लासिफिकेशन। हाँ 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 ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है यहाँ पर, मतलब मशीन लर्निंग के अगर हम केस से देखें तो सारा काम तो हमारी लर्निंग एल्गोरिथम को करना है। अगर ज्यादा केसेस होते हैं तो वहां पर हमको थोड़ा सा और सोचना भी पड़ता है, बट यहाँ पर बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मॉडल इसको हैंडल कर बिल्कुल, सकते हैं, हाँ क्योंकि हमें डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट करनी है और वो भी लीनियर बिल्कुल। डिसीजन बाउंड्री है, कोई रेडियल बेसिस नहीं, कुछ कोला वोला कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, तो अब भले ही एट्रीब्यूट x1 से लेके आपके xn तक हो जाए, तो अब अगर वहां पर पाथ्स हैं तो मैं इस तरीके का एक केस स्टडी निकालती हूँ। ठीक है, आपने मुझे आइडिया दे दिया है, कुछ इसी से मिलती जुलती एक केस स्टडी बनाते हैं और उसको तब डिस्कस करते हैं जिससे कि शायद आपका केस क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी जो अतुल ने बोला है वो देख के बताएंगे, तो वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा फीचर मैट्रिक्स, तो उस ठीक, बेसिस में दो अतुल भी तीन केस बताएंगे, स्टडी हाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक, चलो फिर मिलते हैं। ओके। तो कल क्लास है ना, सेम सेम टाइम टाइम। हाँ, कल 7:30। क्लास है अच्छा 7:30, मतलब जो टाइम हमारा है वही वाली, ठीक 3 से 4 अपना इंडिया का 3 से 4 है। ठीक है जी। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू। Thank you. बाय। बाय बाय। Thanks.